नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रभाकर। सो वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल नंबर 7 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हम लोग स्टार्ट किए थे। जो न्यू यूज़र्स है, नया व्यूअर्स है, उसके लिए उस लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल 1 to 6 गो थ्रू कीजिए। और जनहट जी के में मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, सो पहले हम लोग देख लेते बिजनेस एंटिटी। ये बिजनेस एंटिटी क्या है? ओके, सो दैट मीन्स बिजनेस एंटिटी मीन्स इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए सेपरेट यूनिट। व्हेन वन हमारा क्या कंपनी था, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हम स्टार्ट किए थे। XYZ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, हमने XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्टार्ट किया था। ओके, जब भी आप या मैं, जब भी आपने XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्टार्ट किया, तभी आप अलग हो गए, आपका XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अलग हो गए। सो जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस है, XYZ ट्रांसपोर्टेशन का रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ओनली आपको अकाउंटिंग में एंट्री करना है, उसको बिजनेस एंटिटी। हियर इन केस बिजनेस एंटिटी इज XYZ ट्रांसपोर्टेशंस। सो आप अलग है, बिजनेस एंटिटी अलग है। ओके, सो जो भी खर्चा रिलेटेड टू XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होंगे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो जो पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, ओनर्स का जो खर्चा होगा, वो सब इसमें नहीं डाल सकते। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड। ओके, सपोज जैसे कि हम लोग प्रीवियसली भी इसका बारे में डिस्कशन किए थे, XYZ ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल्स है, सो ओनर यूज़ कर रहे हैं उसका व्हीकल यूसेज। ओके, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जो बसेस है, कार्स है, ट्रक्स है, उसको आप बिजनेस ओनर आप लोग ने यूज़ कर दिया, तो आपको वो उसमें जितना रेवेन्यू आने वाला है आपका अकाउंट से कटेगा, बिजनेस एंटिटी में नहीं कटेगा। उसको बिजनेस में चार्ज नहीं कर सकते, जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको पर्सनल एक्सपेंस बोल सकते हैं। ओके, जो आपका जो ऑफिस रेंटल, आपने जो ऑफिस सेटअप किया है, ऑफिस का सेटअप किया है, उसमें एक सेक्शन में आप भी रहते होगे। जो उस एरिया में आप रहते हो, आपका घर है, उसका खर्चा, रेंट जो भी होगा उसका खर्चा आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप टोटल मिल के रेंट पे करते होंगे दूसरे किसी को, लेकिन आप भी रहते होंगे, जो बिजनेस का रिलेटेड पोर्शन का ही आप इसमें कर सकते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। सो मनी मेजरमेंट। ओके, सो XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, किसी ने आके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इतना एक मई मंथली है उसका ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। सो वो जैसा वो बोलेंगे कि हाँ हमको ये कंपनी का आपका जो ट्रक्स चाहिए हम यूज़ करेंगे, वो बेसिस में हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ वैल्यूएशन डालना पड़ता है। ओके, एक मंथ का रेंट भाड़ा कितना है गाड़ी का, उसमें इनकम कितना आएगा, उसका रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, वो सब मेज़र करके ओके, सो मनी वैल्यू रिकॉर्ड करने का। उसका जो जैसा कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं है उसको। जैसा कि मैं बोलूँगा मेरा ऑफिस में 10 चेयर्स लेके आया, तो मेरा ऑफिस में 10 चेयर्स है, ऐसा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और 10 चेयर्स का वैल्यू क्या है वो ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकता। जस्ट अगर इतना सारा थिंग्स है मेरे पास, वो है, ये है, ऐसा करके रिकॉर्ड नहीं रख सकते। उसका वैल्यू रिकॉर्ड करना है उसके सामने, तो इसको मनी मेजरमेंट कहते हैं उसको। ओके, दिस कॉन्सेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Okay, value of
वैल्यू, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, कुछ भी स्टेटमेंट ऐसे एक लाइन लिख के रख नहीं सकते, सो उसका एक वैल्यू होगा, फिगर्स होगा, नंबर न्यूमेरिटिकल, वो उसमें मनी मेजरमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, सो जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग में एंट्री करता है वो कॉस्ट बेसिस में एंट्री करता है। ओके, स्पेशली जब भी मैंने कुछ असेट परचेस किया, एक ट्रांसपोर्टेशन मेरा बिजनेस है, मुझे क्या चाहिए था, बस चाहिए था। ओके, बस का कॉस्ट क्या है, प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस जो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होगा वो इधर तक लाने के लिए, कॉस्ट प्राइसेस इंक्लूडिंग ऑल, वो बस को, नया बस को इधर तक लाने में यूज़, फर्स्ट डे ऑफ यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तब तक जो खर्चा होगा वो सब मिला के कॉस्ट प्राइस बनते हैं उसका। सो वो कॉस्ट प्राइस ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट प्राइस एग्जांपल 10,000 रुपीज़ में हम लोग ने एक ट्रक परचेस कर दिया या बस परचेस कर लिया, तो मैंने अकाउंटिंग में कर दिया, एंट्री कर दिया। अगर 1 महीने के बाद में मेरा अकाउंटिंग क्लोज करता हूँ, मंथ क्लोज करता हूँ, वो टाइम पे मेरा बस का वैल्यू क्या रहेगा, 10,000 लेस डेप्रिसिएशन जितना होगा, वो डेप्रिसिएशन निकाल के जो पैसा आएगा वही रिकॉर्ड में रहेगा, सेट वैल्यू। बट सेम टाइम में वो बस का वैल्यू मार्केट में भी वही सेम बस 15,000 या 12,000 में उसका वैल्यू आज का दिन में है। जब भी मैं मंथ क्लोज कर रहा हूँ वो टाइम पे सेम बस का वैल्यू मार्केट में 12,000 में बिक रहा है। सो मैं 12,000 का रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार एंट्री कर दिया 10,000 में जो पैसा लाया, खर्चा करके लाया, तो वो मेरा कॉस्ट है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। स्पेशली इन केस ऑफ असेट्स, ओके, असेट्स में ही आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। एक्सपेंस है तो जो आज का खर्चा किया वो खर्चा लिख देंगे, बस आज का रेट में जो बिल वैल्यू है वो लिख देंगे। तो एक बार खर्चा हुआ तो उसका कुछ एप्रिसिएशन नहीं होगा, वो खर्चा वो अदर आइटम से वो चला जाएगा। लेकिन असेट्स है वो मार्केट में, जैसा लैंड होगा, कोई भी व्हीकल्स होंगे या मशीनरी होंगी, उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है मार्केट से, आज का डेट से आगे बढ़ भी सकते हैं मार्केट में। लेकिन हम जो मैंने परचेस किया वही वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो डेफिनेशन सब आप बुक में पढ़ लीजिए, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ओके, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वन। ओके, सो इसमें क्या बोलते हैं कि कंपनी की जो पॉलिसी है, ओके, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो एक बेसिक पॉलिसी, ओके, एक बेसिक पॉलिसी बिजनेस चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, उसका एक बेसिक पॉलिसी बना के उसको हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे उसको। लेकिन उसमें मॉडिफिकेशंस, ओके, मॉडिफिकेशन इन द सेंस इम्प्रूवमेंट, ओके, इक्वल टू इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं उसमें, वो पॉलिसी में। सो उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकता एक बार हम लोग पॉलिसी सेट किया तो। सो इम्प्रूवमेंट करें वो, जिधर भी लूप होल्स है वो पॉलिसी में, सो उसको एक कंसिस्टेंसी बेसिस पे, ओके, वो पॉलिसी ये बना के यूज़ कर देंगे उसको। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। आज मैं कुछ एक बिजनेस ओनर ने आज कुछ एक बोला, कल एक बनाएगा, परसों एक बोलेगा, तो अकाउंटिंग में वो अकाउंटेंट को डिफ़िकल्टीज हो जाएगा उसको अकाउंटिंग करने में। कल का एंट्री मैंने कल मार दिया, कल मैंने एग्जांपल एक बस परचेस किया, उसको उसने बोला ऐसा ऐसा ये पॉलिसी के हिसाब से हम लोग उसको एंट्री मार दिया। कल आके बोलेगा वो पॉलिसी चेंज करो, कल दूसरा बस मंगाया, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट होंगे उसमें। हाँ, मॉडिफिकेशन जरूर होंगे, इम्प्रूवमेंट्स होंगे, वो सब होंगे उसमें। ओके, कंसिस्टेंसी। कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म सो एक सांप्रदायिक तरीके से, ओके, रूढ़िवाद बोलते हैं उसको, एक उस तरीके से अकाउंटिंग को
रखना पड़ता है। जैसे कि while recording the business transactions we have to anticipate no profit but provide for all possible losses. It encourages the certain secret reserves by making excess provisions to prevent losses. Okay. So conservatism एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक भी अप्लाई सकता है. ओके, सो एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन. ओके, जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं मंथ एंड में मेरा टोटल परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ओके 10,000 है. ओके, कॉस्ट और मार्केट में उसका आज का वैल्यू मार्केट में 11,000 है. ऐसा देखा जाएगा तो मुझे यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट को मैं अकाउंट में एंटर नहीं कर सकता. ओके, सो उसका एक प्रोसीजर, एक सांप्रदायिक टाइप में एक अकाउंटिंग रखना पड़ता है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी भी है इसमें. कल जाके आज मैंने 1,000 बुक कर दिया, नेक्स्ट मंथ में 9,000 हो सकते हैं उसका वैल्यू, 11,000 का बदले में. वो नहीं है. मेरा कॉस्ट जो है उसको मैंने अकाउंटिंग में कर लिया. जो कॉस्ट ओके बेस कॉस्ट जो मैंने बुक किया, तो टू प्रिवेंट दी अननेसेसरी इनकम. मेरे को ऐसा अंधाधुंधी इनकम नहीं दिखाना है. मेरा बिजनेस में सेल करके मेरा जो रेवेन्यू आता है, एक्चुअल रेवेन्यू, वो मेरा रेवेन्यू है. उसमें जो इनकम होगा वही मेरा इनकम है. एक ये चेंज होते रहेगा. ओके, एक्चुअली इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट आउट बेसिस में उसका स्टॉक वैल्यू करता है, वो भी बिजनेस पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, उसमें भी स्टॉक वैल्यूएशन में भी. ओके, सो ये है. सो गोइंग कंसर्न क्या है? सो जब भी हम लोग बिजनेस एक्सवाइजेड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि 1 साल के लिए ख़त्म नहीं, वो कल चलते रहेगा जितना टाइम तक वो हम लोग फ्यूचर पीरियड में वो चलते रहेगा. सो लॉन्ग पीरियड तक चलते रहेगा. ओके, लॉन्ग पीरियड एंड नहीं है. जब तक बिजनेस ओनर कंगाल होकर बिजनेस बंद नहीं करेगा तब तक वो चलते रहेगा. तो इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं. इसमें क्या होगा, गोइंग कंसर्न पॉलिसी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में. ओके, सो मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू स्टार्टिंग. सो एंड होगा 31 मार्च 2021. ओके, महीने ओके फरवरी में ओके फरवरी 2021 में 10,000 खर्चा किया. ओके, 10,000 खर्चा कर दिया. 10,000 का रेंट पे कर दिया. एडवांस में मैंने रेंट पे कर दिया. 10 मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया. ये कभी से 10 मंथ है, फरवरी का दे दिया मैंने, फरवरी मार्च. ओके, देन अप टू नेक्स्ट जनवरी 31 जनवरी. ओके, 1 फरवरी से 31 जनवरी, 10 महीने का दिसंबर तक रहेगा, नवंबर तक रहेगा. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये गोइंग कंसर्न का बेसिस पे ये पीरियड में इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ले लेते हैं इसका 12,000. ओके, 12,000 मैंने रेंट पे कर दिया. ओके, सो फरवरी, ये इसका पीरियड क्या होगा, फरवरी 2021 टू मान के चलते हैं कि ओके ये 12 मंथ का रेंट पे कर दिया मैंने. सो 1 फरवरी टू जनवरी 2022 तक का रेंट मैंने
फरवरी में पे कर दिया। ये पूरा 12,000 मैंने ये अकाउंटिंग ईयर में एंट्री नहीं करूँगा। ओके, इसमें मैंने कितना फरवरी मार्च 2 महीने का 2,000, ओके 2,000 का मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया फरवरी में। मार्च फरवरी में एक्चुअली ये 1,000 कर दिया, मार्च में 1,000 एक्सपेंस बुक कर दिया। ये साल में 2020-21 में 2,000 मेरा एक्सपेंसेस है। बाकी का जो 10,000 बैलेंस, ओके 12,000 में से ये 10,000 मेरा नेक्स्ट ईयर का है 2021-22 इक्वल टू 2021-2022। सो अभी ये क्या है, ये गोइंग कंसर्न है। जब भी मैं ये एंट्री मारते वक्त मुझे पता है सो हमारा ये गोइंग कंसर्न बिजनेस है। इसके लिए मैंने फ्यूचर पीरियड का भी पे कर दिया। अगर कौन सा ऐसा भी है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कोई बिजनेस है शॉर्ट टर्म के लिए, एक प्रोजेक्ट कोई भी एक कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, उसका प्रोजेक्ट 3 मंथ के लिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया 3 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ समझ लीजिए, 1 साल तक उसका बिजनेस चलेगा। कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसमें रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो, उसको नॉन गोइंग कंसर्न बोलते हैं। उसमें अगर जो भी खर्चा कर दिया वो कितना फ्यूचर ईयर पास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना भी वो टाइम पे खर्चा कर दिया वो इसी साल में वो पीरियड में एंट्री कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो 1 साल का उसका बिजनेस का कंपनी का 1 साल का वो लोग का प्लान था। सो इसमें गोइंग कंसर्न में ऐसा नहीं है, एंड नहीं है। सो उसमें लिए एक्रूअल्स, इसको बोलते हैं एक्रूअल प्रीपेड। ये प्रीपेड 10,000 है, वैसे कि एक्रूअल है, आगे जाके खर्चा आने वाला है, आज पता चला कि खर्चा आने वाला है, वो सब पास पोस्ट करके मुझे एग्जैक्ट रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में इसका बारे में भी इसमें डिटेल में हम लोग स्टडी किए थे, गोइंग कंसर्न का। अभी हम लोग ये वन टाइप ऑफ रिवीजन कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन। सो व्हेन इट्स एक्चुअली हैपन्स, जब कुछ बिजनेस में एक्चुअली वो डीलिंग हो जाता है या कुछ वो काम हो जाता है, उसको उस टाइम में सो सेइंग इनकम, अगर इनकम को देखा जाएगा तो जब भी इनकम हाथ में आया, इनकम के लिए जब हाथ में पैसा मिला, इनकम हाथ में आया, उस टाइम पे उसको इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट्स रियलाइज्ड। ऐसा विजुअलाइज रियलाइज्ड, ओके, जब रियलाइज हुआ तभी इनकम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। Either it is received or earned income. Revenue are recorded only when sales are affected. Okay, so income, in case of income, realize after realization. Okay, realize that time हम लोग उसको एंट्री कर देते हैं। So sales revenue, ओके, जैसे डीलिंग हो गया, सेल हो गया, सेल और बिल डेट में उसका एंट्री कर रिकॉर्ड कर दिया। बिल डेट इज द रियलाइजेशन डेट। इनकम रियलाइज रिसीव्ड और अर्न, ओके, उस टाइम उसको रियलाइजेशन डेट बोल सकते हैं। सो एक्सपेंसेस, ओके, और एक्सपेंसेस मीन्स लाइबिलिटीज। सो जब हम लोग ने कुछ परचेस कर दिया तो हमें इमीडिएटली उसका लाइबिलिटी बन जाता है, ओके। सो वो टाइम पे उसका रियलाइजेशन डेट है, वो रियलाइजेशन है, ओके। सो एग्जांपल जो आपका बुक्स में वही मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। ए कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स 1 लाख, जस्ट ऑर्डर मिला, ओके। कब मिला उसका ऑर्डर? 1 मई 2017, ओके। ऑर्डर
1 लाख का ऑर्डर मिला 01/0 May 2017 आपका जो एग्जाम्पल। सो इसको हम लोग रियलाइजेशन नहीं बोलते, जस्ट ऑर्डर मिला, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसे ही, जस्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग ने गुड्स उसको बेचा है, इसमें से 60,000 का, ओके, 60,000 का मटेरियल उसको दे दिया, कौन सा डेट पे, जून में 2017, ओके, डिलीवरी कर दिया। उसने रिक्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज़ का ऑर्डर दिया था, उसमें 60,000 का जून में डिलीवरी कर दिया। वो 60,000 का एंट्री ही हम लोग मार दिया। सो कभी जून में, रियलाइजेशन डेट कभी जून है, ये मई में हमको ऑर्डर मिला, वो रियलाइजेशन डेट नहीं है, रियलाइजेशन डेट है जून में, क्योंकि उस दिन वो ट्रांजैक्शन हमने उसको गुड्स डिलीवरी कर दिया, तो मेरा सेल हो गया। ओके, सो कैश कभी मिला, सितंबर में कैश मिला, ओके, इसका कैश मिला कि 60,000 डिलीवरी जून में किया, सितंबर में कैश मिला, ओके, 60,000 मिला। लेकिन वो जो ये रिसिट एंट्री है, कैश रियलाइज ऑन दिस डेट, ओके, वो कैश फ्लो में आपका इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन सेल तो हो गया। ओके, सो रेवेन्यू रिसीट दिस डे, कैश रिसीट दिस डे, सितंबर में एंट्री कर देगा उसको, ओके, उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो अक्रूवल, okay, we seen that accrual basis of accounting, okay, so cash basis, accrual basis and hybrid basis। so accrual basis में मैंने जब भी वो ये अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जब भी हम लोग स्टडी किए थे, वो टाइम पे अक्रूवल का मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप वो प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लीजिए, उसमें अक्रूवल्स है। फिर भी सो इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड, अर्नड, ओके, अर्न मीन्स लाइक दिस वन, आप यही ले लीजिए, ओके, इनकम व्हेन इट्स अर्नड। ओ, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 लाख का, सो ऐसा सोच के मैं ये बोल नहीं सकता कि वो मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब हो गया, लेकिन गुड्स डिलीवरी नहीं किया, मैंने उसको सामान भेजा नहीं है, तो मेरा इनकम रेवेन्यू होने का चांस ही नहीं है जब तक वो हवा में ही अटका है। सो इसके लिए इनकम व्हेन इट्स अर्नड, व्हेन आई डिड एक्चुअल डिलीवरी, ओके, सो दैट इज कॉल्ड। ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी considered as irrespective of the fact that revenue is received or not। so ये जो expense or this is income, okay, revenue, okay, expenses, okay, bill date, बिल डेट में मैंने एंट्री मार दिया, ओके, जितना 1 लाख का 60,000 का माल बेचा वो बिल डेट पे मेरा रेवेन्यू है। बाकी 40,000 का नेक्स्ट ईयर में भेजूंगा तो ना वो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू में आएगा। सो तब तो वो एक्रूवल में करके, ऑर्डर में एक्रूवल करके नहीं भेजूंगा, रखूँगा उसको। सो एक्सपेंसेस में रिसीट डेट्स, ओके, गुड्स रिसीट डेट्स में मैंने एक्सपेंसेस को मार दिया। जैसे कि मैंने मेरा अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, एनी ईयर, ओके, ये मेरा 12 मंथ का है। सो मैंने जनवरी में जो एक्सपेंस स्पेंड किया, ओके, जनवरी में मैंने 12,000 रेंट पे कर दिया, ओके, उसमें से जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का एक्सपेंस बुक कर दिया, और 3 मंथ का 3,000, ओके, 9 मंथ्स का 9,000 मैंने प्रोवाइड करके रख दिया, वो प्रीपेड में डाल के, ओके, ऐसा जो भी लाइबिलिटीज है। सो वो जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस खर्चा करते वो एक्रूवल बेसिस में एंट्री कर देते हम लोग। जैसे कि रेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके, एक्रूवल। सो डुअल एस्पेक्ट, व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट,
Okay. So dual aspect means double entry book is double entry. Double entry, okay, or double effect. Double effect. Okay. One equal to debit, credit. Okay. So अकाउंटिंग में डुअल इफेक्ट बोलते हैं उसको. जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका दो इफेक्ट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट एक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट का. सो XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ओके, एग्जांपल के लिए बस परचेस कर दिया. ओके, कैप ओनर ने उसको ओनर ने कैपिटल डाल दिया, वो सब हम लोग एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियसली. ओके. सो उसका बैंक में XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का बैंक में समझ लीजिए 2 लाख रुपीस है बैंक में. ओके. बैंक में 2 लाख रुपीस है. ओके. सो कंपनी ने सोचा को क्या और एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, सो और एक नया कार ले लेते हैं. तो एक न्यू कार लिया, उसमें से पैसा है, न्यू कार ले लिया, समझ लीजिए कैश लेके लिया कार, न्यू कार लिया, उसका 25,000 कार का बिल. सो इसका डबल एंट्री क्या हो जाएगा, डुअल इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, बैंक में से पैसा निकल जाएगा. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000. बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000. फिक्स असेट अकाउंट, कार फिक्स असेट है, फिक्स असेट के अंदर मोटर व्हीकल फिक्स असेट रजिस्टर में फिक्स असेट. ओके, ये मेन हेड है, उसका अंदर व्हीकल्स कैटेगरी में डेबिट होगा 25,000. ओके, इसको डुअल इफेक्ट बोलते हैं, डबल एंट्री. ओके. सो अभी हम लोग डिस्क्लोजर में चला जाते हैं. डिस्क्लोजर मीन्स शोइंग, जो हम लोग मेरा बिजनेस है, मैंने उसको मेरा बिजनेस को मैंने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ. ओके. सो लोगों को बता रहा हूँ. डिस्क्लोज कर, डिस्प्ले कर रहा हूँ. ओके, मेरा ऐसा ट्रांजैक्शन, इतना मेरा ये मेरा बिजनेस है, ऐसा करके. सो उसमें क्या है, डिस्क्लोजर में डिस्प्ले में मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए. वो ये सब हम लोग चेक, मटेरियल कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन. जो सब्जेक्ट उसमें कुछ अगर वो बिजनेस का रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा. सो बिजनेस का रिलेटेड मटेरियल इंफॉर्मेशन ही मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा. जैसा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मैं इधर डिस्क्लोज करके क्या फ़ायदा, उसमें कुछ डिसीजन नहीं ले. डिस्क्लोजर मीन्स वो डिस्प्ले, वो मेरा बिजनेस का रिपोर्ट पढ़ के मेरा बिजनेस का जो रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स वो सब देख के कोई एक डिसीजन लेने जैसा होना चाहिए जो रीडर्स. ओके, स्टोरी लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है. सो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन को मैं डिस्क्लोज करूँगा उसमें. ओके. अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या है, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है. ओके, फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन, फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन, फेयर इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन. ओके, ट्रू इंफॉर्मेशन वो सब मैंने. सो जैसा कि डिस्क्लोजर में होगा कि कुछ ओके, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया. सो
वो इतना माइनर एक्सीडेंट था, जैसा कि उसको बाद में वो इसका उसका कुछ तो पार्ट्स डैमेज हो गया गाड़ी का, वो पार्ट्स को हम लोग रिप्लेस करके उसको करेक्ट कर दिया। उसको अकाउंटिंग में उसको इसको बिजनेस को ज़्यादा रिजल्ट में ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं गिरा। हाँ, थोड़ा एक्सपेंस हो गया, लेकिन वो मटेरियल नहीं है उसको डिस्क्लोज करके रीडर्स को बताने का मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए मैंने 10,000 खर्चा किया या कुछ। ओके, वो अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जो उसका रिलेटेड एक्सपेंस स्पेंड किया वो उधर दिखेगा, उस नरेशन में भी है। वो बिजनेस को चेंज नहीं कर सकता इतना छोटा अमाउंट। ओके, अगर मेरा मटेरियल डिस्क्लोजर में अगर मेरा एक्सवाइज़ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का आधा हिस्सा मेरा आग लग के जल गया, उसमें 10-15 बस जल गए और कुछ ऑफिस जल गए, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसका वैल्यू क्या है वो सब हम लोग डिस्क्लोजर में डाल देते हैं। ठीक है, ओके। सो मटेरियलिटी, वी गो टू नेक्स्ट वन। मटेरियलिटी, वो क्या है? मटेरियलिटी, ओके। सो सिग्निफिकेंट, significant transaction information, significant transactions। okay, so फाइनेंशियल शेयर ये भी डिस्क्लोजर में आ गया। देखो, ये भी डिस्क्लोजर का ही है मटेरियल, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमें डिस्क्लोज करता है उसमें। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि फायर, हाँ, जैसा आग लग गया, ओके, 10 बस बर्न हो गया, हाँ, ओके। सो ये मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो मटेरियलिटी। सो उसका मैंने डिस्क्लोज कर दिया। जो इमटेरियल है छोटा मोटा वो नहीं डाल दूँगा। ठीक है, मटेरियल। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? 10,000 ओके रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ओके, 8,000 खर्चा किया। ओके, सो ये थोड़ा बहुत किधर किधर तो थोड़ा बहुत तो मैच हो जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसा अंधाधुंधी